हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे छंद के भेद कितने होते हैं। पिछले वीडियो में हमने छंद के अंग पर चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे छंद के भेद पर। तो क्या है, छंद के भेद की बात की जाए, कल हमने जाना छंद क्या होता है, किस तरीके से छंद के बारे में बेसिक जानकारी हमने प्राप्त की। आज हम छंद के भेद की बात करें तो छंद के भेद होते हैं 3। कौन कौन से? पहला होता है हमारा वर्णिक छंद, जिसमें वर्ण की बात की जाती है। दूसरा होता है मात्रिक छंद, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है। और यहाँ पर जो तीसरा है ये हमारा मुक्तक छंद या ये मुक्त छंद होता है। तो हमारी परीक्षाओं में प्रश्न कहाँ से बनते हैं? वर्णिक छंद से बनते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं हमारे मात्रिक छंद से। तो हम जानेंगे वर्णिक छंद और मात्रिक छंद पर चर्चा करेंगे। तो पहले बात करें अगर हम वर्णिक छंद की, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पर नज़र डालते हैं। जैसे वर्णिक छंद की बात की जाए तो वर्णिक छंद में क्या होता है? वर्णिक मतलब वर्ण की बात होगी। यहाँ पर किसी भी अक्षर पर कितनी भी मात्रा हो, मात्रा को कोई मतलब नहीं रहेगा, चाहे मात्रा 2 आ जाए, 1 आ जाए, लेकिन किसी भी क्या है अक्षर पर मात्रा कितनी भी हो, लेकिन क्या होगा, केवल वर्ण कितना गिना जाएगा? वर्ण केवल एक ही माना जाएगा। ठीक, एक ही वर्ण गिना जाएगा। ऐसे ही किसी भी शब्द में, शब्द में क्या आते हैं? अक्षर आते हैं। तो किसी भी शब्द में आए हुए आधे अक्षर की कोई गणना नहीं की जाती। ठीक है, गणना नहीं की जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, इसमें हम क्या करेंगे, हमारा कौन सा हमारा क्या है, ये छंद कौन सा है? वर्णिक। तो हम वर्ण की बात करेंगे। जैसे उदाहरण से समझेंगे, राधा मुख चंद्र सो सुंदर। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ण, 2 वर्ण, ठीक है, तो हम इनको गिनेंगे 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण, 5, 6। इस पर देखिए आधा वर्ण ये है, आधा ये है, लेकिन हम इनको नहीं गिनेंगे, हम केवल जो पूरा वर्ण है इसको गिनेंगे। तो ये वर्ण हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल मिला के हमारे वर्ण हो गए कितने? वर्ण हो गए हमारे 10 वर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अक्षर पर कितनी भी मात्रा लग जाए, हम बस एक अक्षर को गिनेंगे, और किसी भी शब्द में आए हुए आधे अक्षर को अक्षर नहीं माना जाएगा। तो ये होता है वर्णिक छंद से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम मात्रा की बात करेंगे कि मात्राओं को कैसे प्रयोग करेंगे। अगर बात की जाए मात्रा की गणना की, तो मात्राओं की गणना कैसे की जाती है? मात्राओं की गणना करेंगे हम, जैसे मैंने अभी बताया था, कल हमने बताया था कि जो ह्रस्व हमारे स्वर हैं, इनकी एक मात्रा लगती है, जिसे हम पाई बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मात्राओं की गणना की बात हो रही है। तो जो हमारा आ, ई, ऊ और री, ये क्या है? हमारे ह्रस्व स्वर हैं, इनकी मात्रा गिनी जाएगी। तो गणना की बात हो रही है ना, मात्राओं की गणना यानी गिनना। तो यहाँ पर इनकी जो मात्रा आएगी, इनकी मात्रा 1 गिनी जाएगी। कितनी? 1, जिसे हम लघु मात्रा कहेंगे। और इसका साइन क्या होता है? इसका साइन होता है ऐसा, जिसे हम पाई बोलते हैं। जैसे मात्रा कैसे लगाएंगे? जैसे कमल, कपि, लघु, कृपण। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ह्रस्व आ है, तो इस पर 1 मात्रा लगेगी, 2 लगेगी, 3 लगेगी। अब इनकी काउंटिंग करेंगे तो 3 मात्रा बैठेंगी कुल मिला के। ऐसे यहाँ पर 1 मात्रा इस पर लगेगी, और ये छोटी की मात्रा है, तो ई हमारे ह्रस्व में है, तो यहाँ भी 1 मात्रा लगेगी। ऐसे ही ला पर लगेगी 1 मात्रा, और ये छोटे ऊ की मात्रा है, तो ये हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर है, तो यहाँ पर लगेगा क्या? पाई लगेगी 1 मात्रा। ऐसे ही कृपण में, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर री की मात्रा है। तो इस तरीके से 1 मात्रा लगेंगी, और इनकी गणना यानी इनकी गिनती 1 ही गिनी जाएगी। बात करें दूसरे बिंदु की, तो आ, ई, ऊ, यानी ये हमारे क्या है? ये हमारे दीर्घ स्वर हैं, और ये हमारे अयोगवा भी इसी में आ जाते हैं। तो इनकी मात्रा जब लगेंगी तो इनकी मात्राओं की गणना की जाएगी। तो वहाँ पर 1 मात्रा की गणना 1 मात्रा होगी, तो वहाँ पर 2 मात्रा मानी जाएंगी, जिसे हम दीर्घ मात्रा कह सकते हैं। और इसका साइन कैसा होता है? इसका साइन होता है एस टाइप का, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्तुल बोलते हैं। वर्तुल होता है।
तो इसकी गणना होगी तो 2 मात्रा गिनी जाएंगी। बात करें तीसरे बिंदु की, तो हमारा जो चंद्र बिंदु होता है जिसे हम अनुनासिक कहते हैं, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। जैसे उदाहरण से समझें, जैसे मैंने यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे आँख, आँख, दांत, आंगन, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, देखिए चंद्र बिंदु है, यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लगाएंगे दीर्घ मात्रा, लेकिन दीर्घ मात्रा किसकी है, ये चंद्र बिंदु की नहीं है, चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं होगी। यहाँ पर हमने जो यहाँ दीर्घ आ आया है, तो हमारा दीर्घ है, इसकी दीर्घ मात्रा लगेगी। तो यहाँ पर हमने वर्तुल लगाया किसका, बड़े आ की मात्रा का, यहाँ पर लगेगी पाई। ऐसे यहाँ पर ये लगेगा, तो ये चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं है, ये है इस बड़े आ की मात्रा की, और यहाँ पर हो जाएगा पाई, और यहाँ वर्तुल पाई पाई। इस तरीके से लगती हैं मात्राएं। आगे बात करेंगे। ऐसे ही बात करें मात्राओं की गणना से संबंधित अगले बिंदु की, तो हमारा जो चौथा बिंदु है ये क्या कहता है, आधे अक्षर की कोई भी मात्रा नहीं होती। आधा अक्षर, ना तो आधा अक्षर गिना जाता है, ना आधे अक्षर की काउंटिंग करते हैं, और ना ही आधे अक्षर की कोई मात्रा लगाते हैं, तो इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। पांचवा है, आधे अक्षर से पहले यदि कोई भी अक्षर आया हो तो वहां पर मात्रा कैसे लगाएंगे, तो उस अक्षर की मात्रा डबल हो जाती है, यानी 2 मात्राएं प्रयोग होती हैं वहां पर। जैसे उदाहरण से समझेंगे, चंद्र, तो देखिए यहाँ पर आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं लगेगी, यहाँ तो लगाएंगे हम क्या, पाई, लेकिन इससे जो आधा अक्षर आया है और इस आधे से पहले पूरा अक्षर आया है, तो यहाँ लगा देंगे हम वर्तुल, यानी यहाँ पर हम गुरु की मात्रा लगा देंगे। ऐसे ही ये सा है, सा पर आधा अक्षर ये इस तरीके से रेफ उड़ रही है रा की, तो इससे पहले हम यहाँ पर लगा देंगे गुरु, यानी वर्तुल लगा देंगे, और इस सा की कोई मात्रा नहीं लगेगी। ऐसे ही पुण्य, तो यहाँ पर आधा ना है, तो इससे पहले हम लगा देंगे एस टाइप का वर्तुल, और यहाँ लग जाएगी पाई। इसी तरीके से यहाँ लगेगी पाई, और इससे आधा अक्षर है, और आधे अक्षर से पहले यहाँ पर क्या है, पूरा, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हम वर्तुल। इस तरीके से मात्रा लगाई जाती है। जब आधा अक्षर हो, आधा अक्षर मिले और उससे पहले यदि कोई भी अक्षर पूरा अक्षर हो, तो उस पर क्या है, मात्रा 2 लगती हैं। ऐसे ही छठवां बिंदु कहता है, जैसे मैंने अभी बताया कि एक मात्रा का चिन्ह क्या होता है, पाई होता है। इस तरीके से ये इसे पाई बोलते हैं, इसे हम लघु मात्रा कहते हैं। और सातवां बिंदु है, 2 मात्राओं का चिन्ह क्या होता है, ये होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्तुल कह सकते हैं, दीर्घ मात्रा कह सकते हैं, या गुरु कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बड़ी मात्रा। तो ये तो हो गई मात्राओं से संबंधित बात। कुछ बिंदु हमने जाना वर्ण से संबंधित और मात्राओं से संबंधित। अब हम बात करेंगे वर्णिक छंद कौन से होते हैं और इसके बारे में जानेंगे। ऐसे अगर बात करें वर्णिक छंद से संबंधित कुछ जानकारी की, तो इसमें कुछ बिंदु हैं। जैसे पहला कहता है, यह छंद किस पर, वर्ण पर, तभी तो इसका नाम वर्णिक छंद है, वर्ण रचना पर आधारित होता है। इस छंद में क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। जो 4 चरण होते हैं वो 4 पंक्तियों में 4 चरण होते हैं और 4 पंक्तियों में विभाजित होते हैं, 4 पंक्तियों में पाए जाते हैं। तीसरा कहता है, इस छंद के सभी चरणों में क्या है, वर्णों की संख्या कैसी होगी, समान होगी, वर्णों की संख्या एक समान होगी। अगर किसी वर्ण में 24 किसी चरण में 24 वर्ण हैं, तो दूसरी पंक्ति में भी 24 ही वर्ण पाए जाएंगे, तीसरी में भी 24, चौथी में भी 24। अगर 22 है किसी लाइन में, किसी चरण में, तो पहले चरण में 22, तो दूसरे में भी 22, तीसरे में, चौथे में समान पाई जाएंगी। ठीक, और यहाँ पर क्या है, एक समान तो इनकी संख्या होती है, किसकी, वर्णों की, ठीक है, तथा मात्राओं की कोई संख्या नहीं होती, यानी मात्राओं की जो संख्या होती है, मात्राओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वर्णिक छंद में हम वर्ण गिनते हैं, केवल वर्ण, हम इसमें मात्रा नहीं गिनते। चौथा है, इस छंद में क्या है, इस छंद में सवैया छंद को प्रमुख माना जाता है। ठीक है, वर्णिक छंद में हम क्या पढ़ते हैं, सवैया पढ़ते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे। तो ऐसे ही वर्णिक छंद है जो इसका 5वां बिंदु क्या है, इसमें किसको वरीयता दी जाती है, इसमें सवैया छंद को रखा जाता है। कहाँ पर, वर्णिक छंद में।
तो सवैया छंद में कितने चरण पाए जाते हैं? 4 चरण पाए जाते हैं तथा प्रत्येक चरण में कितने 22 से 26 तक, कितने 22 से 26 तक। या तो एक पंक्ति में 22 वर्ण मिल सकते हैं, 22 के अलावा 23, 24, 25, 26, कम से कम मिलेंगे तो 22 मिल जाएंगे। लेकिन जब हमारी 4 पंक्तियां होंगी, 4 लाइनें होंगी, अगर एक में 22 हैं तो चारों में 22 वर्ण मिलेंगे। कम से कम हो सकते हैं 22 और अधिकतम हो सकते हैं 26। एक लाइन में 26 वर्ण हो सकते हैं। ठीक है, वर्णों की संख्या पाई जाती है 22 से 26 तक। जैसे उदाहरण से समझेंगे, ये है एक सवैया जो रसखान जी द्वारा रचित है। तो इसमें क्या है, देखिए 1, 2 और 3, 4, इसमें है 4 लाइनें, यानी इसमें 4 चरण, इनको ही 4 चरण बताया गया है। तो ये हो जाता है आपका पहला चरण, ये हो जाएगा आपका दूसरा, और ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा आपका चौथा चरण। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं तो हम इनमें मात्रा नहीं, इनमें हम गिनेंगे वर्ण। तो देखिए वर्ण गिनते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के डारन, ग्वारन। तो यहाँ पर क्या है, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो यहाँ पर काउंटिंग करेंगे, जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, आधे अक्षर को नहीं गिना जाता, 22, 23, 24। तो यहाँ पर वर्ण कितने हो गए, 24 वर्ण हो गए। ऐसे ही दूसरी लाइन में गिनेंगे, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। यहाँ वर्णों की संख्या दूसरी पंक्ति में 24 हो गई, तो बराबर बैठ गई पहली दूसरी में। तीसरी में गिनेंगे, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंतर धारण। तो यहाँ पर गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 ही होंगे, इसमें 24 बैठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इसमें हो गए 24। तो ये क्या है, चारों पंक्तियों में बराबर संख्या पाई जा रही है, किसके, वर्णों की। हम वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं, ये सवैया है रसखान जी द्वारा। अगर बात करें इसके अर्थ की, तो मानुष हो तो जो रसखान जी हैं वो ब्रज में निवास करते हैं और कहते हैं, उन्हें ब्रज इतना अच्छा लगता है कि वो कहते हैं अगर मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे फिर से जन्म मिले, तो अगर मुझे क्या बना जाए, मानुष का जन्म मिले, मानुष हो तो वही रसखान, तो मैं वही रसखान बनना चाहूँगा। बसो, जो बसता है किसमें, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो गाय वगैरह चराते हैं, तो इन्हीं गोकुल के ब्रज में, गोकुल के ग्वारन में रहना चाहूँगा। जो पशु हो तो, अगर मुझे पशु का जन्म मिले, पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, मेरा बस नहीं चलेगा। अगर मुझे पशु बनाए तो आप क्या करेंगे, मेरो चरो, मतलब कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु। तो मुझे वही पशु बनाना, यानी धेनु मतलब मुझे गाय के रूप में जन्म देना, जो मंझारन यानी जहाँ पर जो नित्य डेली जो हमारे नंद बाबा की गाय चरने जाती है, तो मुझे उसी झुंड में एक गाय के रूप में जन्म देना। पाहन हो तो, पाहन मतलब पत्थर, पाहन हो तो वही गिरी को, कौन सा गिरी, जो कृष्ण ने उठाया था, वही गिरी को, जो धरियो, धरियो मतलब उठाया, कर मतलब हाथ, कर का मतलब है यहाँ पर हाथ, छत्र पुरंतर धारण, यानी कृष्ण ने जो धारण किया था, जो पर्वत, जो गिरी मतलब पर्वत, तो मुझे उसी का एक रूप, यानी पत्थर का जन्म मिले, मैं अगर पत्थर बन जाऊं तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा जो कृष्ण ने उठाया था। जो खग हो तो बसेरो, अगर मुझे खग यानी अगर मुझे पंछी बनाए, मुझे खग बनाए, तो करो नित, नित मतलब रोज, डेली, प्रतिदिन। कालिंदी, कालिंदी मतलब जो हमारी यमुना है उसको हम कालिंदी कहते हैं। कालिंदी कूल कदम, कदम के पेड़ की डारन, तो मेरा बसेरा कहाँ होना चाहिए, यमुना के किनारे जो कदम के पेड़ हैं उनकी डारन पर ही मेरा बसेरा होना चाहिए।
तो ये कहते हैं कि मुझे अगर जन्म मिले, रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे जन्म मिले तो मैं यहाँ पर ब्रज में ही रहना पसंद करूँगा, और मनुष्य बनाए तो भी, पशु पक्षी खग जो भी कुछ भी बनाना चाहें तो मैं ब्रज में ही निवास करना चाहूँगा। तो इस तरीके से इसका अर्थ हो जाता है। हमें तो पढ़ना था वर्णिक छंद, ये होता है एक सवैया, और सवैया में चार चरण होते हैं, और चारों चरण में क्या है, वर्ण गिनते हैं तो वर्णों की संख्या बराबर होनी चाहिए चारों चरणों में। तो इसमें बराबर बैठी है 24-24। अगर हम किसी सवैये में अगर हम वर्णों की गिनती करेंगे तो कम से कम वर्ण मिल सकते हैं हमें 22, और अधिकतम मिलेंगे हमको 26। तो ये हो जाता है हमारा वर्णिक छंद। हमने वर्णिक छंद जाना। अब हम कल बात करेंगे मात्रिक छंद की, ठीक। तो हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको डीप में पढ़ रहे हैं। अब हम मात्रिक छंद की बात करेंगे कल। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की वीडियो में मात्रिक छंद के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।